अध्याय 56। मूर्ख युवा, दुखद कहानी क्या है? उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर शांत रहने वाले लू सियुआन की आंखों में गपशप की भूख चमक उठी। उसे सहज ही एहसास हो गया कि इस उदासी का युद्ध के मैदान से कुछ लेना देना है। निस्संदेह वह ये भी जानता था कि यह शांति का समय है और युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सैनिक अभी भी दूसरे रूप में लोगों की रक्षा कर रहे थे। कुछ स्थितियां युद्ध के मैदान जितनी ही खतरनाक थीं। शेन मियामियान ने उदास होने का नाटक किया। ग्राम प्रधान का बेटा शहीद है और वह प्रधान के बेटे का साथी था। क्रांतिकारी मित्रता से अधिक मजबूत क्या है? क्या आपको लगता है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में शेन मियामियान को हेनान और ग्राम प्रधान के बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जो जानती थी वह लू सियुआन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। दरअसल ये सुनने के बाद लू सियुआन ने हेनान के बारे में और भी बेहतर धारणा बनाए। हेनान को गाड़ी चलाते हुए देखकर मियामियान ने झट से उसे याद दिलाया, उसे दूसरों की गपशप पसंद नहीं है, इसलिए बाद में इसका उल्लेख न करें। लू सियुआन ने उस पर नजर डाली। आखिरकार वह मूर्ख नहीं था। हेनान की कार शेन मियामियान के बगल में रुकी, जो कुछ हद तक संयमित भी हो गया। उसने पीछे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, सामने बैठो। उसे स्तब्ध देखकर उसने शायद ही कभी समझाया, पीछे चीजें हैं। ओह! शेन मियामियान आज्ञाकारी रूप से सहमत हो गई और कार में बैठने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और मांस और बेर जैसी विभिन्न वस्तुएं देखीं। क्या वह अपने नए साल की खरीदारी पास के बाजार में कर रहा था? उसकी निगाहों पर ध्यान देते हुए हेनान ने गंभीरता से कहा, यह अंकल झाओ के लिए है। मूल रूप से वह तब यात्रा करने वाला था जब नया साल करीब था, लेकिन अब बर्फबारी हो रही थी। बर्फ पिघलने के बाद सड़कें विशेष रूप से कीचड़युक्त हो जाएंगी और उन पर दोबारा कारें चलने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया कि बर्फ अभी तक पिघली नहीं है और सड़कें अभी भी समय से पहले चलने योग्य हैं। ओह! उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने बस जवाब दिया और फिर चुप रहकर अपना मुंह बंद कर लिया। पिछली बार जब वह हेनान के साथ कार में थी तो वह किसी आवश्यकता से बाहर थी। उस समय उसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था और वह अभी भी कुछ हद तक अस्वस्थ थी। हेनान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और इसलिए उसे उतना डर नहीं लग रहा था। हेनान को कठोरता से बैठा हुआ देखकर वह भी सीधी बैठ गई। अपनी पीठ झुकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। उसके हाथ उसकी बगल में थे और उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बर्फीली सड़कें फिसलन भरी थीं और लू सियुआन अपनी बैलगाड़ी के साथ पीछे चल रहा था। हेनान धीरे धीरे चला, लेकिन ग्रामीण रास्ते अभी भी ऊबड़-खाबड़ थे। इस तरह बैठे बैठे उसकी पीठ थक गई थी और चलने से भी ज्यादा मेहनत लग रही थी। मुझे इसकी आदत है, आपको भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हेनान ने अचानक गहरी आवाज में कहा। शेन मियामियान का चेहरा अनायास ही तमतमा गया। उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी हुई थीं। तो उसने उसे कैसे देखा? शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन राहत भी महसूस हो रही थी। वह खुद के प्रति ईमानदार थी। कार में सीधे बैठना, खासकर ऐसी उबड़-खाबड़ सड़कों पर, वास्तव में थका देने वाला था। लगभग आधे घंटे के बाद कार झाओ फैमिली विलेज और शू तुन के बीच सड़क पर दोराहे पर पहुंची। भाई हे, कृपया एक पल के लिए रुकें। मैं लू सियुआन को अलविदा कहना चाहता हूँ। मम्मा, हेनान ने जवाब दिया और कार रोक दी। शेन मियामियान लू सियुआन का स्वागत करने के लिए कार से बाहर निकली, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। सियुआन ने वास्तव में हेनान को एक स्पष्ट सैन्य सलामी दी।
जो युद्ध फिल्मों का प्रशंसक प्रतीत होता था। उसे उम्मीद थी कि हेनान उसे नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। हेनान ने उतनी ही गंभीरता से सलामी के साथ जवाब दिया। शेन मियामियान, वह पुरुषों की दुनिया को नहीं समझती थी। सड़कें बर्फ से फिसलन भरी होने के कारण हेनान ने गांव के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी, लेकिन आगे गाड़ी नहीं चलाई। शेन मियामियान अलविदा कहने के लिए बाहर निकला। भाई वह, धन्यवाद, मैं अब घर जा रहा हूँ। शेन मियामियान आत्मा जागरूक थे। वह संबंध बनाने के अवसर का लाभ सिर्फ इसलिए नहीं उठाती क्योंकि किसी ने उसे लिफ्ट दी थी। अध्याय 57। ज़ुहयांग हेनान ने लापरवाही से कार से माल्टेड दूध का एक डिब्बा लिया और उसे सौंप दिया। ये लो और पी लो। यदि आप अभी अपना पोषण करते हैं तो आपकी ऊंचाई के लिए अभी भी आशा है। शेन मियामियान को लगा कि उसके हाथ में जो वस्तु है वह इतनी गर्म है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। बड़े भाई मैं, उसने पहले ही उसकी बहुत मदद की थी। वह बिना किसी कारण के उससे चीजें स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं, तो तुम इसे रख लेना। शेन मियामियान को दोबारा मना करने का मौका दिए बिना वह नए साल का सामान लेकर सीधे झाओ विलेज लाई के घर चला गया। उसके हाथ में माल्टेड दूध देखकर शेन मियामियान की आंखें लाल हो गईं। उसके पिछले जीवन में और इस जीवन में ये पहली बार था कि कोई बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उसके प्रति इतना दयालु था। शेन मियामियान को चाची झोउ लैनफेंग और उनके चचेरे भाई के स्वभाव के बारे में पता था। जब शेन जियान हुआ घर पर था तो सब ठीक था। वह उन्हें कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकता था। अब जबकि शेन जियान हुआ घर पर नहीं था, यह उनकी दुनिया थी। यही कारण था कि पिछले कुछ दिनों में वह अधिक आज्ञाकारी हो गई थी, और उसे राहत थी कि उन दोनों को टीवी देखना पसंद था। हर रात खाने के बाद वे पड़ोसियों के साथ टीवी देखने के लिए बाहर जाते थे, और जब तक वे वापस आते थे वह सो रही होती थी, जिससे वह चुपचाप अपना होमवर्क कर पाती थी और शांति से किताबें पढ़ती थी। यह माल्टेड दूध निश्चित रूप से झोउ लानफेंग द्वारा खोजा नहीं जा सका, अन्यथा उसके लिए कुछ भी नहीं बचा होता। सौभाग्य से सैन्य कोट भारी था, इसलिए इसे अंदर रखने पर ये तब तक ध्यान देने योग्य नहीं होगा जब तक कि कोई बारीकी से न देखे। घर के सामने वाले दरवाजे पर कुंडी लगी थी, लेकिन ताला नहीं लगा था। जैसा कि अपेक्षित था, चाची झोउ लानफेंग और उसका चचेरा भाई फिर से टीवी देखने गए थे। अपनी आदत के मुताबिक वे रात के खाने से पहले नहीं लौटते थे। शेन मियामियान घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि किसी ने अचानक पीछे से उसका स्वागत किया। मियामियान, तुम कहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पड़ोसी आंटी लियू दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक मोटी महिला जो लगभग उसकी ही उम्र की लग रही थी, और उसके बगल में लगभग 18 या 19 साल का एक साधारण दिखने वाला आदमी खड़ा था। दृश्य परिचित लग रहा था, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया था और उसे तुरंत याद नहीं आया कि वह आदमी कौन था। मैं खेलने के लिए बाहर गया था, शेन मियामियान ने धीरे से उत्तर दिया। वह आदमी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर वह उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और काफी देर तक बिना हटे उस पर टिकी रहीं। मोटी औरत ने उस आदमी की नज़रों को वापस खींचने के लिए खांसी। उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए आंटी लियू को अलविदा कहा। आंटी लियू, हमें घर पर कुछ काम करना है और अब हमें जाना होगा। मैं बाद में बातचीत करने के लिए वापस आऊंगी। आंटी लियू ने विनम्रतापूर्वक उन्हें विदा किया, यहाँ तक कि वे गांव के प्रवेश द्वार तक भी उनके साथ गईं।
अपने कमरे में अपने बैकपैक में माल्टेड दूध रखने के बाद शेन मियामियान आंटी लियू को वापस आते देखने के लिए ठीक समय पर बाहर आए। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, आंटी लियू, क्या वे आपके रिश्तेदार हैं? उद्धरण चिन्ह, नहीं, चाची लियू ने मुस्कुराते हुए समझाया। वह अगले गांव से मैचमेकर ली है। वह एर्नी को एक संभावना से परिचित करा रही है। सिस्टर एर्नी के लिए एक संभावना। शेन मियामियान को अचानक कुछ याद आया। चाची लियू, क्या उसका नाम जू हेयंग है? उद्धरण चिन्ह, आप कैसे जानते हो? आंटी लियू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जू हेयंग 10 मील दूर शांघे गांव से था। अरे नहीं, उत्तेजना में उसने सवाल को गलत बोल दिया था। उसने झट से बहाना बना दिया। वह मेरे एक सहपाठी का रिश्तेदार है। ये सुनकर आंटी लियू तुरंत चमक उठीं। वह जू परिवार के बारे में और अधिक जानने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण चिंतित थी। मुझे लगता है कि वह युवक बुरा नहीं है। लंबा और मजबूत है, अच्छा बोलता है। एकमात्र बात यह है कि मुझे नहीं पता कि उसके माता पिता कैसे हैं। मियां, क्या आप अपनी चाची को कुछ और जानने में मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, इस पर विचार करने के बाद उसने एक अनुस्मारक जोड़ा। मंगनी के बारे में बात मत करो, अन्यथा लोग निश्चित रूप से सच नहीं बताएंगे। एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा तो आंटी तुम्हारे लिए कुछ कैंडी खरीद लेंगी। उस युग में अधिकांश बच्चों की शादियां मैचमेकर्स द्वारा तय की जाती थीं। दोनों परिवारों द्वारा एक दूसरे को मंजूरी देने के बाद दुल्हन का परिवार आमतौर पर दूल्हे की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में गुप्त रूप से कुछ और पता लगाता है, ताकि उनकी बेटी को शादी के बाद कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अध्याय 58। पिछले जन्म में जियाओकुई क्या पूछताछ करने की भी आवश्यकता है? वे पड़ोसी थे और वह लियू दा नियांग के परिवार के मामलों को किसी और से बेहतर जानती थी। अपने पिछले जीवन में जू हेयंग की शादी लियू दा नियांग की दूसरी बेटी एर्नी के साथ हुई थी। वे दोनों शादी के लिए राजी हो गए थे। बाद में किसी अज्ञात कारण से एर्नी ने शादी करने से इनकार कर दिया। तारीख तय हो चुकी थी और दुल्हन की कीमत के लिए 100 युआन प्राप्त हो चुके थे। लियू दा नियांग और उनके पति ने स्थिति पर विचार किया और जू परिवार के साथ उनकी तीसरी बेटी जियाओकुई की शादी करने के बारे में चर्चा करने का फैसला किया। जियाओकुई एर्नी जितनी सुंदर नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हेयंग अनिच्छुक था, लेकिन आखिरकार वह अपने परिवार के दबाव के आगे टिक नहीं सका और सहमत हो गया। हेयंग से शादी करने के बाद उसका असली स्वभाव सामने आ गया, निष्क्रिय और आलसी, जुआ खेलने की प्रवृत्ति वाला और एक दुर्व्यवहार करने वाला, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन में सहा था। दुर्भाग्य से जियाओकुई उसके जितना मजबूत नहीं था। अपनी शादी के 5वें वर्ष में जियाओकुई ने 2 बच्चों को पीछे छोड़ दिया और कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अपनी मृत्यु के समय वह केवल 24 वर्ष की थी। लियू दा नियांग के परिवार ने कुछ समय के लिए जू परिवार पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद मामला टल गया। ख से उबरने के बाद लियू दा नियांग का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में शेन मियामियान स्वाभाविक रूप से खुलकर बात नहीं कर सकते थे। तो उसने बस लियू दा नियांग के शब्दों के साथ सिर हिलाया। फिर मैं इसके बारे में कल पूछूंगा। लियू दा नियांग ने उसे खुशी से याद दिलाया। क्या तुम भूल नहीं गई? ठीक है। उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं करूंगा। लियू परिवार बुरा नहीं था, इसलिए उसने उन्हें एक अनुस्मारक देने का फैसला किया। हालांकि विशिष्ट बातें अभी भी लियू दा नियांग के अपने निर्णय पर निर्भर थीं। लियू दा नियांग को विदा करने के बाद शेन मियामियान रसोई में चला गया। उसने थमस को हिलाया, जिसमें अभी भी गर्म पानी की पूरी बोतल थी।
झो लैनफेंग और उसके भतीजे की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसने चुपचाप अपने लिए माल्टेड दूध का कटोरा बना लिया। इसका स्वाद मीठा था और यह विशेष रूप से स्वादिष्ट था। अपने पूर्व जीवन में उसने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया। कभी अच्छा खाना नहीं खाया या अच्छे से कपड़े नहीं पहने। दूसरा मौका मिलने के बाद वह अपनी खोई हुई जिंदगी को दोबारा हासिल करने के लिए कृतसंकल्प थी। माल्टेड दूध खत्म करने के बाद शेन मियामियान ने आसानी से कटोरा धोया। जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, उसकी मुलाकात झो सियू से हुई, जो अभी अभी बाहर से लौटा था। आप रसोई में क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। झो सियू ने शेन मियामियान को संदेह की दृष्टि से देखा। ये लड़की रसोई में अकेली है। वह चुपचाप खाना नहीं चुरा सकती थी, है ना? पेयजल। शेन मियामियान ने 3 शब्द कहे और अपने कमरे में वापस जाने के लिए उसके पास से चला गया। झो सियू ने कुछ देर तक रसोई का निरीक्षण किया, ये देखते हुए कि थमस से केवल कुछ पानी गायब था और कुछ भी जगह से बाहर नहीं लग रहा था। उसने शेन मियामियान की बातों पर विश्वास कर लिया। कमरे में प्रवेश करने पर और शेन मियामियान को किताब पढ़ते हुए देखकर उसकी आंखों में मजाक की झलक दिखाई दी। एक गरीब छात्रा पढ़ने का नाटक कर रही है, क्या वह इसे समझ भी सकती है? शेन मियामियान के हाथ में किताब, जिस पर हे नान का नाम था, को देखकर सियू को फिर से असहजता महसूस हुई। दीदी, वह टीवी शो वाकई बहुत अच्छा है। क्या आप उसे देखने नहीं जा रही हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं हूँ। शेन मियामियान ने अपना सिर नीचे करके अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करते हुए और ऊपर देखने की जहमत न उठाते हुए कहा। वास्तव में पढ़ने के लिए भी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। केवल किताबों को अधिक देखना उपयोगी नहीं है। उसने कहा कि शेन मियामियान पढ़ाई के लिए नहीं बना है। इस बार शेन मियामियान ने उसकी ओर नहीं देखा, यहाँ तक कि वह उसे कोई सहज प्रतिक्रिया देने को भी तैयार नहीं था। झो सियू को यह उबाऊ लगा और टीवी शो के बारे में सोचते हुए उसने शेन मियामियान को और परेशान नहीं किया। दरअसल वह सिर्फ ये जांचने के लिए वापस आई थी कि शेन मियामियान घर पर है या नहीं और क्या वह फिर से अकेले ही चुपचाप खाना खा रही है। चाची और भतीजी इतने ध्यान से टीवी देखती थीं कि वे तभी लौटती थीं जब कोई और रात का खाना बनाने लगता था और टीवी बंद कर देता था। वे अपना खाना खाने के लिए वापस आए और अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंकने के तुरंत बाद वे किसी और के घर पर टीवी देखने के लिए दौड़ पड़े। शेन मियामियान बर्तन और चॉपस्टिक को साफ करने के लिए रसोई में ले गया। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, उसने चाची और भतीजी को शाप और शिकायतें लेकर लौटते हुए सुना। अध्याय 59। जियाओकुई, ये सिर्फ एक पुराना टीवी है और वे अभी भी बिजली के लिए 20 सेंट चार्ज करना चाहते हैं। वह बैंक क्यों नहीं लूट लेती? उद्धरण चिन्ह। 20 सेंट में 1 महीने के लिए पर्याप्त नमक खरीदा जा सकता है और इसे किसी और के बिजली बिल के लिए दे देना केवल एक मूर्ख ही कर सकता है। वैसे भी एक पुराना टीवी रखने में क्या खास बात है? आंटी, जब मैं विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाऊंगा और पैसा कमाना शुरू कर दूंगा तो मैं हमारे लिए घर का नवीनीकरण करूंगा और आपके और चाचा के कमरे में लगाने के लिए एक टीवी खरीदूंगा। फिर आप इसे सर्दियों के दौरान बिस्तर पर देख सकते हैं। झो सियू ने भविष्य के वादों के साथ झो लैनफेंग से मीठी मीठी बातें करने का अवसर लिया। मेरा सियू हमेशा बहुत विचारशील रहा है। झो लैनफेंग ने रसोई की ओर देखा, जहां उसने शेन मियामियान को लगन से बर्तन धोते हुए देखा और फिर बड़बड़ाते हुए मुख्य कमरे में चली गई। झो सियू ने मन ही मन व्यंग्य किया, ये सोचकर कि वह मनहूस लड़की और अधिक तेज होती जा रही है। अब परेशानी से बचने के लिए काफी समझदार हो गई है।
शेन मियामियान ने उनकी बातचीत न सुनने का नाटक किया, लेकिन उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ था। लोग दिन से रात तक, अक्सर 10 बजे तक, अपने घर आकर टीवी देखने के हकदार महसूस करते थे। 1 महीने में गणना करने पर बिजली शुल्क काफी बड़ा खर्च था। हालांकि उसका अपना परिवार भी देख रहा था। अगर इतने सारे पड़ोसी नहीं आए होते तो कोई भी इतनी देर तक नहीं रुकता। पूरा गांव उनके घर पर टीवी देखता था, लेकिन बिजली का बिल केवल उनका परिवार ही भरता था। हर महीने इसका भुगतान करना कष्टदायक था। इसलिए उन्होंने यह विचार सुझाया कि देखने आने वाले प्रत्येक परिवार को 20 सेंट का भुगतान करना चाहिए। इससे देखना अधिक आरामदायक और दिखाना अधिक संतोषजनक हो गया। जो लोग टीवी देखने के लिए किसी और के घर जाने में अधिक विनम्र और शर्मिंदा थे, वे तुरंत सहमत हो गए, और भुगतान करने के बाद उनके पास पूरी तरह से वैध कारण और टीवी देखने का अधिकार था। फिर मोटी चमड़ी वाले झोउ लैनफेंग जैसे लोग भी थे जो देखना तो पसंद करते थे लेकिन एक पैसा भी नहीं देते थे। जैसे ही उसने फीस के बारे में सुना तो वह गुस्से से चिल्ला उठी। इस मामले में शेन मियामियान को स्वीकार करना पड़ा कि वह झोउ लैनफेंग की प्रशंसा करती है। पिछले जीवन में जब उसने कहा कि वह देखने नहीं जाएगी तो उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने झोउ सियू को जाने के लिए प्रोत्साहित किया, इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि लोगों को एक बच्चे से पैसे मांगने में बहुत शर्मिंदगी होगी। बाद में जब नया साल आया तो शेन जियानहुआ ने इस बारे में सुना और झोउ लैनफेंग के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए 6 महीने का अग्रिम भुगतान किया। ये सोचकर शेन मियामियान आत्मनिंदा करने वाले तरीके से खुद पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। शेन जियानहुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो दिखावे की परवाह करता था। कभी कभी वह पड़ोसियों के सामने थोड़ा दिखावा करना पसंद करता था। जब झोउ सियू को विश्वविद्यालय में स्वीकार किया गया तो वह लंबे समय तक गांव के पुरुषों को सिगरेट की पेशकश करते हुए गर्व महसूस कर रहा था। इस बीच उसे धूल की तरह पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, इस हद तक कि उसके पास अपनी शादी के लिए जूतों की एक नई जोड़ी भी नहीं थी। देखने के लिए टीवी के बिना झोउ लैनफेंग ने अपने जूते उतार दिए और बिस्तर पर बैठकर जूते के तलवे सिलने लगी। झोउ सियू भी पढ़ने के लिए बिस्तर पर लेट गई और शेन मियामियान बिस्तर के पास बैठकर हेनान से उधार ली गई किताब पलट रही थी। दोपहर बिना किसी घटना के बीत गई। अगले दिन जब शेन मियामियान शाम को स्कूल से घर जा रही थी, उसने ओल्ड लेडी लियू की चिमनी से धुआं उठते देखा। अपना स्कूल बैग लेकर वह मुड़ी और सीधे ओल्ड लेडी लियू के आंगन में चली गई। रसोई के पास पहुंचकर उसने देखा कि जियाओकुई चूल्हे के सामने बैठी आग जला रही थी। उसका चेहरा गर्मी से लाल हो गया था। जियाओकुई की शक्ल ऐसी थी जो पहली नज़र में आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन आप पर निखर कर आती थी। हालांकि वह एरनी जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बदसूरत भी नहीं थी। जब जियाओकुई ने शोर सुना तो उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्यचकित रह गई। मियाँ, शेन मियामियान के लिए साल में 2 बार भी उसके घर जाना दुर्लभ था। उन स्पष्ट आंखों में देखकर शेन मियामियान का दिल गहराई से हिल गया। अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं को छिपाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बूढ़ी औरत लियू घर पर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। माँ और मेरी बहन पड़ोसियों से मिलने गई थीं। उन्हें शीघ्र ही वापस आ जाना चाहिए। क्या आप उसे किसी चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो फिर मैं यहीं बैठूंगा और थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा। शेन मियामियान ने पास में एक स्टूल उठाया और जियाओकुई के बगल में बैठ गया। जियाओकुई ने अपना स्टूल एक तरफ कर दिया। यहाँ चले जाओ, तुम्हें आग से कुछ गर्मी मिल सकती है। इस तरफ गर्मी है।
अध्याय 60 नेक इरादे वाला अनुस्मारक दोनों एक ही उम्र के थे और पड़ोसी थे। पहली और दूसरी कक्षा में वे एक साथ स्कूल भी जाते थे, लेकिन जब जियाओकुई ने दूसरी कक्षा की आधी पढ़ाई पूरी कर ली तो लियू दा नियू ने उसे जाने देना बंद कर दिया। फिलहाल शेन मियामियान की पीठ पर बैकपैक देखकर उसे ईर्ष्या महसूस हुई और वह आगे बढ़कर उसे छूना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि उसके हाथों पर लगी धूल बैकपैक को गंदा कर देगी। शेन मियामियान ने इसे देखा, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय सक्रिय रूप से बातचीत के लिए विषयों की तलाश की। क्या आप वहाँ थे जब आपकी दूसरी बहन की कल मंगनी की नियुक्ति हुई थी? क्या आपने देखा कि वह लड़का कैसा दिखता था? उद्धरण चिन्ह। मैंने उसे देखा, आमतौर पर घर के कामों में व्यस्त रहने और बाहर जाकर खेलने का समय नहीं होने के कारण जियाओकुई किसी से बात करने को लेकर बहुत खुश थी। वह लड़का ठीक लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरे माता पिता को लगा कि वह अच्छा है। दोनों एक ही उम्र की थीं और दोनों युवा लड़कियां। जियाओकुई ने बिना किसी बचाव के बात की। जो कुछ भी मन में आया वह कहा। आखिरकार ये जूहेयंग के कानों तक नहीं पहुंच सका। तुम्हारी बहन केवल 18 वर्ष की है ना? शेन मियामियान ने न समझने का नाटक किया। तुम्हारा परिवार उसके लिए रिश्ता ढूंढने की इतनी जल्दी में क्यों है? वे इतनी जल्दी अपने प्रेमी का परिचय तुम्हारे साथ नहीं कराएंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। जब विषय खुद की ओर मुड़ा तो जियाओकुई शर्मिंदगी से लाल हो गई। मेरे माता पिता ने कहा कि पहले इसे स्थापित करो और फिर 2 या 3 साल बाद शादी कर लो। मुझे लगता है कि शादी जीवन भर की प्रतिबद्धता है और आप सिर्फ इसलिए सहमत नहीं हो सकते क्योंकि आपके माता पिता कहते हैं कि यह अच्छा है। आपकी अपनी राय भी होनी चाहिए। शेन मियामियान ने जियाओकुई में स्वायत्तता की कुछ भावना पैदा करने की कोशिश की। जियाओकुई का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। तुम्हारी उम्र क्या है जो इन चीज़ों के बारे में सोच रही हो? बेशर्म। शेन मियामियान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर कदमों की आवाज़ आए। जियाओकुई ने तुरंत उसे याद दिलाया। मेरी माँ वापस आ गई है। यदि वयस्कों ने उन्हें इन मामलों के बारे में बात करते हुए सुना तो निश्चित रूप से उनकी पिटाई होगी। लियू दा नियू ने रसोई में प्रवेश किया और अपने घर में शेन मियामियान को देखकर तुरंत खुश हो गई। मियामियान, तुम यहाँ हो? मैं बस कह रही थी कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर जाऊंगी। पूरे साल में शेन मियामियान शायद ही कभी उसके घर आया था और कल ही उसने शेन मियामियान से एक मदद मांगी थी। आज उसके आने के बाद लियू दा नियू को यकीन था कि शेन मियामियान उसकी ओर से पूछताछ करने के बाद आया था। ये सोचकर वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। मियां, क्या तुमने उस मामले के बारे में पूछा जो मैंने तुम्हें कल सौंपा था? उद्धरण चिन्ह। मैंने पूछ लिया। शेन मियामियान अपनी उम्र नहीं भूली और ऐसे बोली जैसे वह मासूमियत से स्पष्ट हो। आंटी, मेरे सहपाठी ने कहा कि जूहेयंग की माँ अनुचित है और उसके पिता भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जूहेयंग खुद विशेष रूप से आलसी है और काम करना पसंद नहीं करता है और उसे ताश खेलना पसंद है। जूहेयंग ने अभी तक महजोंग नहीं उठाया था, लेकिन उसे विशेष रूप से पोकर खेलने का शौक था। ये कहना कि उसने पैसे के लिए जुआ खेला अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उसका आलस्य वास्तव में सच था। ये सुनकर लियू दा नियू ने अचानक अपनी मुस्कान खो दी। जूहेयंग के परिवार की स्थिति अच्छी थी और वह बुरा दिखने वाला भी नहीं था। वह और बच्चे के पिता दोनों उसके बारे में बहुत सोचते थे। एरनी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन एरनी अनिच्छा से सहमत होने से पहले उसने आधी रात तक उससे बात की थी। वे ऐसे परिवार क्यों थे?
यह मैचमेकर ली ने जो कहा था उससे बहुत दूर था। क्या ये कपटपूर्ण नहीं था? गुस्से में उसकी भूख वहीं खत्म हो गई और वह मैचमेकर ली से भिड़ने के लिए तैयार हो गई। मैं अब उससे पूछने जा रही हूँ कि उसे मुझसे क्या शिकायत है कि वह मेरी एरनी को इस तरह नुकसान पहुँचाएगी। शेन मियामियान ने उम्मीद नहीं की थी कि लियू दा नियू इतनी जल्दी अपना आपा खो देगी और एक पल के लिए उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। मियामियान, तुम पहले वापस जाओ। मैं अपनी माँ को मनाने के लिए अपनी बहन की तलाश करूँगा, इस डर से कि लियू दा नियू और मैचमेकर ली उसके लिए नुकसानदेह बहस कर सकते हैं। जियाओकुई ने स्टोव के नीचे लगी आग को बुझा दिया और बाहर भाग गई। आप लियू दा नियू के घर पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू दा नियू को अपने घर से बाहर निकलते हुए और शेन मियामियान को उसके ठीक पीछे निकलते देखकर झोउ सियू हैरान हो गई। मैं जियाओकुई के साथ खेलने गया था, शेन मियामियान ने लापरवाही से उत्तर दिया। झोउ सियू ने अपने होंठ भींचे। कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला था, फिर भी उसका खेलने का मूड